नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे संस्कृत भाषा की संपूर्ण शिक्षण विधि। और ये दोस्तों शिक्षण विधि अपन कर लेंगे, उसके बाद आप निश्चित रूप से कोई सी भी टेस्ट सीरीज का प्रश्न हल करना आपका गलत नहीं होगा। यदि रीट के 70 का पेपर बनाया हुआ होगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और यदि एग्जामिनर का उद्देश्य आपसे प्रश्न गलत करवाना ही है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी रीट के लेवल का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं 101% गारंटी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, संस्कृत की शिक्षण विधियों की बात करूं तो अपन जैसे संस्कृत की शिक्षण विधि पढ़ेंगे उसके पश्चात दोस्तों लास्ट के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन देखेंगे। तो ये नीचे देख लीजिए दोस्तों, सारे के सारे पेपर मैंने डाले हैं, ये आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे के प्रश्न है जो कि मैंने साफल्यम की बुक के पीछे वाले प्रश्न लिए हैं। ये प्रश्न अपन देखेंगे शिक्षण विधियों के। पहले अपन शिक्षण विधि पढ़ेंगे। तो शिक्षण विधि दोस्तों शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की संपूर्ण PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है। पहले तो दोस्तों मैंने उसका चार्ज रखा था, फिर मन में आया कि नहीं यार ये काम नहीं करते हैं, फ्री डाल दी मैंने, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरी वीडियो देखना चाहें तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो भी मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। 200-250 प्रश्न है कक्षा 6 के। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधियों की बात करूं मैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि पढ़ना, चाहे SST पढ़ना, चाहे आप हिंदी की पढ़ना, चाहे आप मैथ साइंस की पढ़ना, चाहे आप संस्कृत की पढ़ना, आपको विद्वान नहीं बनना है दोस्तों। आपको कक्षा 8वीं तक के बच्चे पढ़ाने हैं। कौन सी क्लास तक के? 8वीं क्लास तक के। और आपकी नज़रों के सामने दोस्तों सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपके अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो आपके आगे 8वीं क्लास तक के ही बच्चे आएंगे, और आपकी सोच 8वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाने वाले की होनी चाहिए। और यदि आप शिक्षण विधियों में विद्वान बनने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हकीकत बताऊं, प्रायोजना विधि है उसे PhD भी होती है। PhD में लगती है प्रायोजना विधि, और हमारे साइकोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री करते हैं तब लगती है प्रायोजना विधि। ऐसे किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लेवल का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधियों की बात करूं दोस्तों तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं शिक्षा का। यदि अपन को इतिहास पता होगा शिक्षा का तो दोस्तों आगे अपने प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, इतिहास की यदि बात करूं तो लॉर्ड मैकाले, तो ध्यान रखना लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, कब? 1835 में एक घोषणा पत्र लेकर आया था दोस्तों लॉर्ड मैकाले। भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का जनक दोस्तों लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। आगे चलकर दोस्तों 1854 के अंदर वुड डिस्पैच आया था। क्या आया था? वुड डिस्पैच। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1854। ये दोस्तों बस इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वुड घोषणा पत्र कब आया था? तो 1854 के अंदर आया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे चलकर दोस्तों हंटर आयोग आया था, वो भी दोस्तों शिक्षा से संबंधित था, लेकिन वो अपन को ध्यान में नहीं रखना है। आगे चलकर दोस्तों 1952-53 के अंदर माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी बुदालियर आयोग की स्थापना हुई। तो ऐसे सीधा पूछ सकता है बुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1952-53 के अंदर बुदालियर आयोग की स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किसने की थी? तो दोस्तों बुदालियर आयोग है, इसकी स्थापना या माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। आगे चलकर दोस्तों यदि बात करें तो संस्कृत आयोग कब आया था? तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपन संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत आयोग है, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था या अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सुनीत कुमार चटर्जी ने। किसने? सुनीत कुमार चटर्जी ने की थी। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान में रखनी है। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो 1961 के अंदर, कब? 1961 में, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। 1961 के अंदर NCERT की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? NCERT की स्थापना की गई। आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल के ऊपर लिखना है NCERT, उसकी फुल फॉर्म आएगी। फुल फॉर्म आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, नेशनल काउंसिल
नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च टीचिंग। इस तरह से दोस्तों उसकी पूरी फुल फॉर्म आएगी। आप पूरी फुल फॉर्म लिख लेना, कई बार एग्जाम में NCERT की फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। आगे चल करके दोस्तों 1964 के अंदर कब 1964 के अंदर शिक्षा आयोग, ये दोस्तों शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो दौलत सिंह कोठारी, याद रखना, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता के अंदर शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1964 में। आगे चलकर दोस्तों 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। कब किया गया? 1968 के अंदर दोस्तों पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। इस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये रीट 2018 में प्रश्न पूछा गया है अभी पीछे। फिर देखिए दोस्तों आगे चल करके यदि बात करें तो 1986 के अंदर, कब? 1986 के अंदर दोस्तों नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की गई। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई। कब आई? 1986 के अंदर आई थी। फिर देखिए दोस्तों 1987 में एक ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राजीव गांधी के समय। तो ये ध्यान में रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया? 1987 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर देखिए दोस्तों 1992 में एक रिपोर्ट आई थी, प्रोफेसर यशपाल ने ये रिपोर्ट दी थी दोस्तों 1992 में। रिपोर्ट क्या थी कि बस्ते का बोझ कम हो, और इसको दोस्तों इस समिति को बोलते हैं यशपाल समिति। क्या बोलते हैं? यशपाल समिति बोलते हैं। यशपाल समिति ने एक रिपोर्ट दी थी कि बस्ते का बोझ कम हो। कब दी थी? 1992 में दी थी। और दोस्तों ये मिड डे मील है ना, मिड डे मील, तो मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील। आगे चल करके यदि बात करें दोस्तों, तो 2002 के अंदर महत्वपूर्ण काम हुआ था दोस्तों। 2002 में इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। 2002 के अंदर क्या काम हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दोस्तों शिक्षा का मौलिक अधिकार ये दिया गया था दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष मौलिक अधिकार 21 क के अंतर्गत दोस्तों जोड़ा गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 2005 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? 2005 के अंदर क्या हुआ था? 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई। अब देखिए दोस्तों आपके सामने दो शब्द है, वो अभी मैं क्लियर कर जाता हूं ताकि आपके जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए। एक तो होती है दोस्तों पाठ्यचर्या। क्या होती है? पाठ्यचर्या। एक होता है दोस्तों पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम। दोस्तों पाठ्यचर्या है ये तो होती है संकुचित, और पाठ्यक्रम होता है दोस्तों व्यापक। पाठ्यचर्या दोस्तों एक कक्ष तक सीमित टाइम टेबल होता है, और दोस्तों पाठ्यक्रम है ये विस्तृत होता है। ये विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर और विद्यालय से संबंधित समस्त जो गतिविधियां हैं वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। दोस्तों अपन पाठ्यक्रम को सिलेबस बोलते हैं, जो कि अपन गलत बोलते हैं। सिलेबस बोलते हैं दोस्तों पाठ्यचर्या को। पाठ्यक्रम को बोलते हैं दोस्तों करिकुलम। किस से बना है करिकुलम? कुरेरे से बना है दोस्तों। करिकुलम कुरेरे से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। यानी एक दौड़ के मैदान में जैसे धावक दोस्तों दौड़ करके अपनी जीत को हासिल करता है, उसी प्रकार एक बच्चा है वो इस दौड़ के मैदान पर दौड़ करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। आगे चल करके दोस्तों क्या हुआ था 2009 के अंदर? कब? 2009 के अंदर क्या हुआ था? RTE राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन लागू किया गया। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। RTE कब लागू हुआ? तो 2009 में लागू हुआ। फिर देखिए दोस्तों 2017 के अंदर 2017 के अंदर क्या हुआ था? नवीन शिक्षा नीति समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता के अंदर। तो ये बात आप ध्यान में रखना। आगे चल करके दोस्तों अभी दोस्तों
नई शिक्षा नीति है ये बन चुकी है, 2020 के अंदर बन गई थी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये चीज़ें नहीं पूछेगी, क्योंकि कांग्रेस वाले तो कांग्रेस वाली पूछेंगे। तो दोस्तों कांग्रेस वाली आप ध्यान में रखना, 2020 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया कांग्रेस सरकार ने दोस्तों, स्माइल प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम क्या है दोस्तों? सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एजुकेशन है दोस्तों ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्माइल। मैंने दोस्तों एक दिन टेलीग्राम पर आपके लिए डाला भी था कि व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों जो ये स्माइल प्रोग्राम के तहत शिक्षा दी जा रही है, ये स्माइल प्रोग्राम है, उसका अभी सेकंड वर्जन भी आ चुका है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम के ऊपर मेरी वो दोस्तों लिख करके वो पूरा डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं स्माइल वाला। तो स्माइल वाला आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 दिवस है, उन दिवसों को आपको ध्यान में रखना है। वो दिवस कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों संस्कृत भाषा की यदि बात करें अपन संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा है दोस्तों त्रि भाषा फॉर्मूला है। उसके अंदर दोस्तों प्रथम भाषा मातृभाषा, द्वितीय भाषा दोस्तों हिंदी अंग्रेजी, और तृतीय भाषा यानी कोई भी वैकल्पिक। तो जो संस्कृत है उस भाषा का दोस्तों वैकल्पिक स्थान है, यानी तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को स्थान मिला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, रीट 2015 में यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, आई होप आपका रिदम बन गया होगा। अब अपन शुरू करते हैं भाषा कौशल से अपनी शिक्षण विधियां। यहाँ तक दोस्तों मैंने थोड़ा आपको बैकग्राउंड है वो इसका बता दिया है। तो देखिए दोस्तों संस्कृत भाषा के कौशल कितने हैं? तो दोस्तों संस्कृत भाषा के कौशल हैं 4। कितने हैं? 4। चत्वारी। कितने हैं? संस्कृत भाषा के कौशल 4 हैं। चत्वारी। अब देखिए दोस्तों ये चत्वारी यहाँ पर क्यों है? नपुंसकलिंग आया है। क्या है? नपुंसकलिंग आया है। ये चत्वारी क्यों आया है? तो दोस्तों जो संख्या ज्ञान हम लगाए अपने, संख्या ज्ञान आपको 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए, 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। यहाँ पर सर ने, जैसे ये उत्कर्ष वाले सर हैं, उन सर ने लिखवाया, तो उन्होंने चत्वारे क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर ये चत्वारी क्यों नहीं लिखा? ये चत्वारी क्यों लिखा? तो ध्यान रखना दोस्तों, नपुंसकलिंग के साथ यही चत्वारी लगता है। क्या लगता है? यही वाला चत्वारी लगता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि संख्या ज्ञान है वो अपन को 1 से 4 तक होना चाहिए, बाकी यदि नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों 1 तक है वो एका एकम द्वि इस तरह से चलता है दोस्तों। त्रिश त्रीणी, ठीक है, चतुर चतरस चत्वारी, इस तरह से दोस्तों ये चलता है संख्या ज्ञान। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ तक। तो 4 तक की दोस्तों संख्या ज्ञान है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए एका एकम, ये दोस्तों पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसकलिंग में। फिर दोस्तों द्वे, ऐसे द्वे त्रे तिस्त्रत, इस तरह से दोस्तों। और त्रीणी चतरस चतवारी। फिर आगे दोस्तों 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से चलती है। वहां तक आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 से 4 तक आपकी गिनती याद होनी चाहिए। तो भाषा के कौशल कितने हैं? तो भाषा के कौशल है 4। याद रखना, भाषा के कौशल कितने? 4। अब देखिए दोस्तों इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें तो LSRW, क्या है? LSRW इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। यानी दोस्तों
लिसन यानी सुनना, स्पीच यानी भाषण, रीडिंग यानी दोस्तों पढ़ना, राइटिंग यानी लेखन। ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। ये मनोवैज्ञानिक क्रम किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। और मारिया मोंटेसरी है दोस्तों, उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया था, लेकिन दोस्तों उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है संस्कृत में। यहीं से प्रश्न आए दोस्तों। तो देखिए स्वर्ण, वदन, पठन, लेखन। देखिए आरटेट 2012, रीड 2015, रीड 2018, ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यहां से प्रश्न आपको बता देता हूं, इतने समान में से प्रश्न कितने आ गए हैं? 2012 में, 15 में, 18 में 4-5 प्रश्न इतने में से आए हैं दोस्तों। यही एक घुमाकर पूछे उसने प्रश्न अपन अंत में देखेंगे। तो स्वर्ण, वदन, पठन, लेखन। वदन को दोस्तों भाषण भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों अमनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो अमनोवैज्ञानिक क्रम की बात करूं तो देखिए लेखन, पठन, भाषण, स्वर्णम, ये अमनोवैज्ञानिक क्रम है। ये अपन को ध्यान में रखना ही नहीं है। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था दोस्तों? मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि दोस्तों पढ़ने से पहले लेखन आता है। क्या आता है? लेखन आता है। स्वर्ण, भाषण, लेखन, पठन। इसने दोस्तों लास्ट वाले उल्ट पुल्ट कर दिए, ये आपको ध्यान में रखना है बस। वैसे तो LSRW आता है, लेकिन इसने क्या कर दिया? LSWR ऐसे कर दिया। तो ये आप ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों चारों कौशल हैं, इनके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब सुनना दोस्तों कौन सा? स्वर्ण। स्वर्ण यानी प्रथम कौशल है। तो कौन सा कौशल है? प्रथम कौशल है। वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि संस्कृत भाषा के जो कौशल है उनमें से प्रथम कौशल कौन सा है? तो प्रथम कौशल कौन सा है? स्वर्ण है। कौन सा है? स्वर्ण है। वदन या भाषण ये द्वितीय कौशल है। पठन कौन सा है? तीसरा है। लेखन कौन सा है? चतुर्थ या अंतिम है। अब देखिए दोस्तों उद्देश्य क्या है? सिर्फ सुनना मात्र क्या स्वर्ण कौशल है? नहीं, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। क्या करना? सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, यानी श्रुत्वार्थ ग्रहणम। सुनकर के अर्थ ग्रहण करना क्या है? स्वर्ण कौशल है। फिर देखिए दोस्तों दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है भाषण कौशल। भाषण कौशल देखिए उद्देश्य क्या है दोस्तों? मौखिक अभिव्यक्ति देना। क्या देना? मौखिक अभिव्यक्ति देना। फिर देखिए दोस्तों पठन कौशल कौन सा है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल है। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल है। लेखन कौशल कौन सा है दोस्तों? पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, यानी पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति देना कौन सा है? लेखन कौशल है। कौन सा है? लेखन कौशल है। अब देखिए दोस्तों इनमें से दो कौशल है वो तो है ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए। एक तो है दोस्तों स्वर्ण कौशल, एक है भाषण कौशल। ये ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। दूसरे दो कौशल कौन कौन से हैं? पठन और लेखन कौशल। ये है लिपि विज्ञान से जुड़े हुए, यानी लेखन से जुड़े हुए। तो ये दोनों चीजें हैं, ये आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों आपसे एक प्रश्न ऐसे पूछ ले कि जो स्वर्ण कौशल है उसका महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो गुरुमुख है। कौन है? गुरुमुख है, यानी गुरु का मुख है वो सर्वश्रेष्ठ साधन है दोस्तों स्वर्ण कौशल के विकास करने का साधन। इसके अलावा दोस्तों स्वर्ण कौशल को विकसित करने के साधन पूछ ले आपसे तो समाज है, रेडियो है, दूरदर्शन है, ठीक है, कंप्यूटर है। ये दोस्तों स्वर्ण कौशल के विकास करने वाले साधन है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए दोस्तों दूसरा मैं भाषण कौशल की बात करूं तो भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है? भावाभिव्यक्ति। भावाभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल कौन सा है? तो भाषण कौशल है। अब देखिए दोस्तों मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मैंने पहले सुनना सीखा है। यदि अपन किसी की बात को सुन नहीं सकते हैं तो अपन अपनी बात किसी दूसरे के सामने रख भी नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं कि पहले सुनना सीखो। यदि आप अच्छे श्रोता हैं तो आप अच्छे वक्ता बनोगे। यदि आप अच्छे श्रोता नहीं है तो आप जिंदगी में अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तो बोला जाता है यदि आप अच्छा सुनना जानते हैं, अच्छे श्रोता हैं, तो आप अच्छे वक्ता डेफिनेटली बनेंगे। तो ये आप ध्यान में रखना कौन सी बात है कि जो भाषण कौशल है, भाषण कौशल है, भाषण कौशल का उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्ति देना। क्या देना? अभिव्यक्ति देना, यानी भावों की अभिव्यक्ति देने का श्रेष्ठ कौशल कौन सा है? भाषण कौशल है। इसमें दोस्तों शुद्ध उच्चारण को महत्व दिया जाता है। किसको? शुद्ध उच्चारण को। भाषण कौशल के अंदर आरोह अवरोह का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों उच्चारण दोष है उसको दूर करने का माध्यम दोस्तों कौन सा है? भाषण कौशल। दोस्तों मैंने सुन तो रखा है, और दोस्तों यदि मैं बोलूंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मेरा उच्चारण है वो गलत हो रहा है? मैं बोलूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा उच्चारण दोष है। तो उच्चारण दोष को दूर करना है तो मैं बोलूंगा तो सामने वाला पकड़ेगा कि हाँ ये उच्चारण गलत कर रहा है।
एक दूसरे कारण एक ये भी है दोस्तों इसका कि यदि अपना उच्चारण दोष है तो उच्चारण यदि अपन गलत सुनेंगे तो गलत ही उच्चारण करेंगे। कई चीजें ऐसी है जो हमारे अध्यापकों ने हमें गलत याद करवा दी बचपन में, तो अपन गलत ही बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा। हम 19 को 19 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 19 बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र में बोलता था दोस्तों 19 इस तरह से, गु बोलता था 19 को 19, अपने राजस्थान में 19 बोलते हैं, तो वो बच्चे हंसते थे। क्यों हंसते थे? कि अपन 19 बोलते हैं, होता है 19। हरियाणा में भी हंसते थे। तो दोस्तों ये उच्चारण दोष है। क्या है? उच्चारण दोष है। और ये दोस्तों हमें बचपन में जब अध्यापकों ने 19 को 19 बोला तो हमने सुन करके दोस्तों हमारे अंदर वो क्या आ गया? उच्चारण दोष आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पठन कौशल। मैं आपको लिंक कर रहा हूं दोस्तों कि आप इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आप सही कर जाए। फिर देखिए दोस्तों, पठन कौशल। पढ़ना 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 क्या है दोस्तों? पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके क्या करना? अर्थ ग्रहण करना। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। और ये तीसरा कौशल है। कौन सा कौशल है? तीसरा कौशल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये दोस्तों ग्रहणात्मक कौशल है। कौन सा है? ग्रहणात्मक। इनपुट कौशल है। कौन सा है? इनपुट 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 इनपुट, याद रखना, इनपुट कौशल है दोस्तों। ये भी इनपुट कौशल है। इनपुट कौशल है। सुनना भी क्या है? इनपुट कौशल है। बोलना क्या है? आउटपुट कौशल है। आउटपुट मतलब दूसरे को बताने वाला। लिखना क्या है? आउटपुट कौशल है। इसमें तो बोल करके अपन आउटपुट देते हैं, इसमें लिख करके आउटपुट देते हैं। और सुनने में सुन करके अपन इनपुट लेते हैं, पढ़ने में अपन पढ़ करके इनपुट लेते हैं। आप इनपुट का मतलब समझ गए, ग्रहण करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है लास्ट, लेखन। लेखन कौशल कौन सा है? अंतिम या चतुर्थ कौशल है। ये कौन सा है? पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, यानी जो पढ़ा हुआ है उसकी लिखित अभिव्यक्ति देना कौन सा कौशल है? तो ये है लेखन कौशल। कौन सा है? लेखन कौशल है। तो ये भाषा के दोस्तों 4 कौशल थे। इन कौशलों में मैंने आपको बता दिया, ये 2 लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ये 2 ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। बोलना और दोस्तों बोलना और लिखना ये आउटपुट कौशल है। सुनना और पढ़ना ये इनपुट कौशल है। इनपुट का मतलब दोस्तों ग्रहण करने वाले, और ये आउटपुट मतलब देने वाले। और इसका रूप दोस्तों स्थायी होता है। क्या होता है? लिखी हुई चीज क्या होती है? स्थायी। तो हमारे विचारों को स्थायित्व प्रदान करने वाला कौशल कौन सा है? आपसे पूछ ले तो लेखन कौशल है। तो इतना तो आप थोड़ा सा तो दिमाग लगा सकते हो दोस्तों। कैसे आपको प्रश्न पूछ ले तो आप बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता चुका, आंतरिक कौशल, बाह्य कौशल। आंतरिक यानी ग्रहणात्मक, इनपुट कौशल, अभिव्यक्ति यानी आउटपुट कौशल। स्वर्ण और पठन दोस्तों कौन से कौशल है? आंतरिक कौशल है, ग्रहणात्मक कौशल है। बाह्य कौशल कौन से हैं? तो भाषण और लेखन ये बाह्य कौशल हैं। फिर देखिए दोस्तों, संस्कृत में अभिव्यक्ति से ज्यादा ग्रहण कौशल पर बल दिया जाता है। कौन से पे? संस्कृत भाषा में अभिव्यक्ति से ज्यादा ग्रहण कौशल पर बल दिया जाता है। अब ग्रहण कौशल पर बल क्यों दिया जाता है? मैंने आपको शुरू में बोल दिया था दोस्तों, जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम उच्चारण करेंगे। जैसा हम सुन करके सीखेंगे तो उसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा वो सारा सिस्टम है वो डिपेंड करेगा। इसीलिए तो सुबोपली है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऐसी नहीं है इनका क्रम, इसके पीछे कोई न कोई लॉजिक है, तार्किकता है। इसीलिए स्वर्ण कौशल को क्या दिया गया है? पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वर्ण कौशल। अब स्वर्ण कौशल की बात करें, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, भाषा का ग्रहण प्राय स्वर्ण कौशल के माध्यम से होता है। अतः इस प्रक्रिया में श्रवणेंद्रियों का अत्यधिक महत्व होता है। श्रवणेंद्रियों का अत्यधिक महत्व है। केवल सुनना मात्र ही स्वर्ण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता के कथन को सुनकर के अर्थ ग्रहण करना स्वर्ण कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण कौशल कहलाता है। फिर देखिए भाषण कौशल। भाषण कौशल की यदि बात करूं दोस्तों, तो अपने आशय या विचारों को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग करके ही बोलना भाषण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल को प्रभावी बनाने हेतु परिवार व वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। फिर देखिए, यदि हमने छात्रों का बोलने में प्राथमिक स्तर पर सुधार नहीं किया तो माध्यमिक स्तर पर कर पाना कठिन होता है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर अपन उच्चारण गलत करते थे, तो उन शब्दों का आज भी अपन उच्चारण है वो गलत करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्राथमिक स्तर पर उच्चारण कौशल है उसमें सुधार करवाना चाहिए।
फिर देखिए, केवल बोलना ही भाषण कौशल नहीं है, बल्कि शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, केवल बोलना मात्र क्या है, भाषण कौशल नहीं है, शुद्ध उच्चारण करना क्या है, भाषण कौशल के अंतर्गत आता है। फिर देखिए दोस्तों, पठन कौशल कौन सा, पठन कौशल यह भाषा का तृतीय कौशल है। कौन सा है, तृतीय कौशल है। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। फिर देखिए, श्रवण कौशल की अशुद्धियों का निराकरण पठन कौशल के माध्यम से ही संभव है। तो देखिए दोस्तों, श्रवण कौशल की अशुद्धियों का निराकरण किससे संभव है, तो पठन कौशल से संभव है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि श्रवण कौशल की अशुद्धियों का निराकरण करना है तो किससे होगा, पठन कौशल से होगा। जब हमने दोस्तों गलत सुना है तो गलत ही हम बोलेंगे, सीधी सी बात है। उच्चारण भी गलत करेंगे, पढ़ेंगे तो हम उसको गलत पढ़ेंगे। क्या करेंगे, गलत पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पे का उच्चारण यदि कै बता दिया जाता तो क्या आपको पता था कि ये पे है या कै है, आपको तो नहीं पता था। यदि पे का उच्चारण कै बोल देते तो आप पे को कै बोलते, क्या बोलते, कै बोलते। ठीक है, तो अध्यापक के पकड़ में आ जाता कि ये बच्चा है, ये पे और कै में अंतर नहीं समझ पा रहा। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों फे, फे, बच्चा फे और कै में अंतर नहीं सीख पाया। ठीक है, अब मैं उसे पढ़वा रहा हूं, मान के चलो उससे पढ़वा रहा हूं, तीसरी क्लास में पढ़वा रहा हूं, फे फल, तो फे को बोल रहा है कल, क्या बोल रहा है, फल को कल बोल रहा है। तो मैं बेटा बेटा सोच रहा हूं कि ये फल को कल क्यों बोल रहा है। मैं फिर बोलूंगा बेटा ये कल नहीं, ये फल है। तो बोलेगा सर फल कैसे है, ये तो कल है, ये देखो कै है। फिर मैं उसको पास बुलाऊंगा, देखो बेटा ये तो होता है कै इस तरह से, ये फै देख यहाँ से यहाँ ऐसे है ना, ये इस तरह, ये फै होता है, ये क्या होता है, क्या होता है। तो अपने वहां पर पकड़ में आ गई बात। नहीं तो आगे चल करके ये चीज है वो उसकी दोष की श्रेणी में गिना जाता, यदि यहाँ उसका क्या नहीं होता, सुधार नहीं होता। फिर देखिए दोस्तों, पठन कौशल, पठन कौशल की बात करें दोस्तों तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, शेषवर वाचन और मौन वाचन। शेषवर वाचन भी दोस्तों तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। मौन वाचन भी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। देखिए, शेषवर वाचन, पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा समवेत वाचन। आदर्श वाचन है ये हमेशा कौन करता है, शिक्षक करता है। याद रखना, आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन कौन करते हैं, तो छात्र करते हैं। कौन करते हैं, छात्र करते हैं। समवेत वाचन कौन करते हैं, तो समूह में छात्र करते हैं समवेत वाचक वाचन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। फिर देखिए, मौन वाचन, मौन वाचन की बात करूं दोस्तों तो ये तीन तरह का होता है। सामान्य मौन वाचन, द्रुत या त्वरित मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन। दोस्तों अपन नॉर्मल रूप से पढ़ रहे हैं तो वो सामान्य मौन वाचन है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, द्रुत गति से यानी अपन बहुत फास्टली पढ़ रहे हैं तो वो है द्रुत या त्वरित। गंभीर कौन सा होता है दोस्तों, एक एक अक्षर को समझते हुए और उसके भावों को, अर्थों को समझना, कौन सा है, गंभीर मौन वाचन है। कौन सा है, गंभीर मौन वाचन है। देखिए दोस्तों, मौन वाचन की बात करें तो मौन वाचन में छात्र नीरसता महसूस करता है। छात्र मौन वाचन में क्या करता है, नीरसता महसूस करता है। लेकिन दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करने वाला कौशल भी कौन सा होता है, मौन वाचन होता है। तो सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करने वाला कौशल आपसे पूछ ले कौन सा है, तो कौन सा होगा, मौन वाचन होगा। कौन सा होगा, मौन वाचन होगा। ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक अर्थ ग्रहण किस वाचन में होता है, तो मौन वाचन में होता है। कौन से में, मौन वाचन में होता है। अब देखिए दोस्तों, मौन वाचन है वो सामान्यतः कौन सी कक्षा से शुरू कर दिया जाता है, तो कक्षा 6 से प्रारंभ होता है मौन वाचन। कौन सी क्लास से, कक्षा 6 से मौन वाचन है वो प्रारंभ होता है। लेकिन दोस्तों इसका पीछे क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 से भी माना गया है कि सामान्यतः मौन वाचन किस कक्षा से शुरू होता है, तो कक्षा 3 से भी माना गया है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों। सामान्यतः मौन वाचन किस कक्षा से शुरू होता है, कक्षा 6 से। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, कक्षा 3 माना गया था, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। फिर देखिए, पठन कौशल की विधियां। अब पठन कौशल की विधियों की बात करूं दोस्तों तो पठन कौशल की विधियां कौन सी है, वर्ण विधि, पद विधि, वाक्य विधि, कथा विधि। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा है, वर्ण विधि, पद विधि, वाक्य विधि, कथा विधि। क्रम भी यही रहता है दोस्तों, पहले वर्ण सिखाए जाते हैं। वर्ण जैसे मैंने क, क, ख, ठीक है, ग, घ, ञ, इस तरह से अपन क्या सिखाते हैं, वर्ण सिखाते हैं। फिर पद सिखाते हैं। पद क्या, क, का,
क कक्का, च चाचा, इस तरह से जोड़े वाले सिखाते हैं, ठीक है। फिर अपन दोस्तों वाक्य सिखाते हैं, कल, फल, चल, जल, पी, इस तरह से, है ना। फिर वाक्य से क्या, कथा। इस तरह से दोस्तों ये पठन कौशल की विधियां हैं, ठीक है। जैसे वर्ण, आम, पद, आम खाता है, वाक्य, ठीक है। फिर आगे इस तरह से दोस्तों कहानी में भी इसको ऐड कर देंगे, तो ये ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों लेखन कौशल। कौन सा, लेखन कौशल। अंतिम कौशल है दोस्तों लेखन कौशल। लेखन कौशल भाषा का अंतिम या चतुर्थ कौशल माना जाता है। तो लेखन कौशल भाषा का अंतिम या चतुर्थ कौशल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। फिर देखिए यह भाषा का सबसे कठिन कौशल माना जाता है। तो भाषा का सबसे कठिन कौशल आपसे पूछ ले तो लेखन कौशल है, ये भाषा का सबसे कठिन कौशल है। दोस्तों बच्चा है वो बोलना सीख जाएगा कै कबूतर, लेकिन आप उसे कै कबूतर लिखवाएंगे ना तो हमेशा ही वो उल्टा लिख कर लाएगा। कैसे लिख कर लाएगा, उल्टा लिख कर लाएगा। अभी आपको मैं लिख कर दिखाता हूं। देखिए आप तो इसको ऐसे डाल कर देंगे, बच्चा क्या करेगा, इसको इस तरह से लिख कर लाएगा। इस तरह नहीं, एक और डिजाइन से लिखेगा वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे लिख कर लाएगा। आप कहोगे नहीं बेटा ये ऐसे है, ऐसे लिख कर लाएगा। वो पता नहीं उल्टा क्यों लिख कर लाता है, उल्टा लिख कर लाएगा। आप चाहे लिख कर देना, वो चाहे उल्टा लिख कर लाएगा। तो लेखन कौशल है ये सबसे कठिन कौशल है। कौन सा, लेखन कौशल। फिर देखिए दोस्तों इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि भाषा को स्थायित्व देने वाला कौशल कौन सा है, तो लेखन कौशल है। इस कौशल में वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व देने वाला कौशल कौन सा है, आपसे पूछ ले तो लेखन कौशल है। अब लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है, तो लेखन कौशल की विधियां आप देख लीजिए। दृष्टि लेखन विधि, इसको जैकटॉट विधि भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जैकटॉट विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैकटॉट विधि बोलते हैं। याद रखना लेखन कौशल की विधि ये दोस्तों दृष्टि लेखन विधि है, जैकटॉट विधि भी बोलते हैं इसको। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। कौन से स्तर के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें दोस्तों देख करके लिखना होता है। क्या होता है, यानी सामने लिख दिया मैंने कै, और देख करके बच्चे को क्या करना होता है, ये कै लिखना होता है। ये दृष्टि लेखन विधि है। कौन सी, दृष्टि लेखन विधि है। फिर है श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन विधि दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है, 6 से 8 तक। अध्यापक बोलता है, बच्चा लिखता है। श्रुत लेखन विधि उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी है। फिर है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि कौन सी है दोस्तों, मैंने कै डाल कर दे दिया बच्चे को, क्या डाल कर दे दिया, कै, ऐसे। फिर बोलूंगा इसके ऊपर है ना तुझे क्या करना है, अपना चौक घुमाना है। तो बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये अक्षर स्वरूपानुकरण विधि है, ठीक है। ये पूर्व प्राथमिक के लिए, जब अपन दोस्तों पहली दूसरे में पढ़ते थे उस टाइम की बात है। तो ये दोस्तों आई होप आपके समझ में आ गए होंगे कौशल। अब देखिए मौखिक व लिखित परीक्षा। अब आते हैं मन परीक्षा के ऊपर। किसके ऊपर, परीक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए दोस्तों चारों कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिखित, कौन कौन सी, लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो याद रखना जो 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी बालक ने कितना सीखा है ये जानने के लिए अपन क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। या तो मौखिक परीक्षा लेते हैं या लिखित परीक्षा लेते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के बारे में। तो देखिए परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा है दोस्तों, इसके प्रकार की यदि बात करूं तो वस्तुनिष्ठ हो सकती है वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक हो सकती है, लघुत्रात्मक हो सकती है, निम्नात्मक हो सकती है। जो वस्तुनिष्ठ शिक्षण विधि है, जो वस्तुनिष्ठ है दोस्तों, कौन सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कौन सी, वो परीक्षा जिस परीक्षा में एक ही उत्तर हो, क्या हो, एक ही उत्तर हो, वो होती है दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसका उत्तर
सार्वभौमिक हो। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, ये उत्तर सार्वभौमिक है। तो ये कौन सी है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। दूसरी देखिए दोस्तों अति लघुतरात्मक, जो दोस्तों 10 से 15 शब्दों वाली। लघुतरात्मक दोस्तों 20 से 30 शब्दों वाली, ठीक है, ये 1 लाइन वाला, ठीक है, ये 2 लाइन वाला। निम्नात्मक दोस्तों थोड़ा सा बड़ा। और निम्नात्मक परीक्षा है, इसमें दोस्तों बालक की चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। भारत मेरा देश है, इसके ऊपर जैसे लेख लिखो, 6ठी क्लास में मैंने बालकों को दे दिया, तो हर बच्चा है वो अपने अपने मौलिक विचार लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? मौलिक विचार लेकर आएगा। मैंने लिख दिया भारत की राजधानी क्या है, तो सब बालक लिख कर लाएंगे नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। या मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा बना दी तो नई दिल्ली देंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में है वो बालक की चिंतन शक्ति का, सृजनात्मकता का, विचारावेश का, इन चीजों का पता है वो नहीं चलता है। वो किस में चलता है? निम्नात्मक परीक्षा के अंदर चलता है। तो ये चीज आपको क्या है? ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दोस्तों मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा कौन कौन सी होती है? तो साक्षात्कार क्या होता है दोस्तों? 2 व्यक्तियों के बीच कोई उद्देश्यपूर्ण बातचीत क्या कहलाती है? साक्षात्कार। मौखिक परीक्षा नहीं होती थी क्या अपनी? टीचर एक वो ले लेता था और वो अपन से 4-5 प्रश्न पूछता था और नंबर दे देता था, 10 में से 5, 7, 4, 2, 3, ठीक है, वही दोस्तों। फिर वाद विवाद परीक्षा भी आप जानते हैं दोस्तों। विद्यालय में जैसे 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप बना करके जैसे 5-5 बच्चों के बना दिए और उन बच्चों से दोस्तों आपस में अंताक्षरी को बनाना, ये भी वाद विवाद के अंदर ही आता है। और इस तरह से वाद विवाद परीक्षा का आयोजन। फिर है शलाका परीक्षा, अंत्याक्षरी, शास्त्रार्थ। तो ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ये मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आते हैं इतने: साक्षात्कार, वाद विवाद, शलाका परीक्षा, अंताक्षरी, शास्त्रार्थ, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 3 कौशलों की उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो मौखिक परीक्षा दोस्तों कितने कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ली जाती है? तो स्वर्ण, भाषण, पठन, लेखन, इसके लिए कौन सी ली जाती है दोस्तों? मौखिक परीक्षा ली जाती है। याद रखना, स्वर्ण, भाषण, पठन, इन 3 कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? मौखिक परीक्षा ली जाती है। मौखिक। लिखित परीक्षा एकमात्र कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ली जाती है, वो है लेखन कौशल। कौन सा कौशल? लेखन कौशल। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। फिर है दोस्तों अधिगम एवं संप्रेषण की सहायक सामग्रियां। तो देख लेते हैं अधिगम एवं संप्रेषण की सहायक सामग्रियां कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों सर्वे में क्या क्या आएगा दोस्तों? सर्वे यानी सुनने वाली, आकाशवाणी, लाउड स्पीकर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, ये दोस्तों सारे के सारे क्या है? सर्वे साधन है। कौन से साधन है? सर्वे साधन है। फिर देखिए दोस्तों सर्वे दृश्य साधन। कौन से? सर्वे दृश्य साधन, यानी जिसमें अपन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो कौन से हैं? सर्वे दृश्य साधन है। जिसमें आएगा चलचित्र। कौन सा? चलचित्र आएगा, संगणक आएगा यानी कंप्यूटर आएगा, दूरदर्शन आएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नाटक, अभिनय, क्षेत्र भ्रमण, ये सारे के सारे सर्वे दृश्य के अंतर्गत आएंगे, यानी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों दृश्य में क्या आएगा? प्रतिकृति बोलते हैं दोस्तों मॉडल को। प्रतिकृति तो वो मॉडल। चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, सूचना पट, प्रतिकृति यानी मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्रम, श्यामपट्टम। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है? दृश्य है। श्यामपट्ट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामपट्ट है ये दोस्तों शिक्षण का अभिन्न मित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? अभिन्न मित्र माना जाता है। श्यामपट्ट के बारे में दोस्तों एक ध्यान रखना, श्यामपट्ट आजकल हरे रंग के चलते हैं विद्यालयों में। कौन से कलर के चलते हैं? हरे रंग के चलते हैं। हरा रंग है दोस्तों, ये आप लाइब्रेरियों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लाइब्रेरियों में आपको हरा रंग मिलेगा लगभग, और विद्यालयों के अंदर भी आपको बोर्ड है वो हरे रंग के मिलेंगे। हरे रंग के मिलने का कारण क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोस्तों पड़ता है इस चीज का। और आजकल दोस्तों हर जगह मनोविज्ञान है वो अप्लाइड रूप में चल रही है। यानी हरा रंग है वो अपने माइंड को शांत रखता है। क्या रखता है? शांत रखता है, कूलिंग देता है। इसलिए दोस्तों आपको विद्यालय के अंदर बोर्ड है वो हरे रंग के मिलेंगे। लाइब्रेरी है उसके चारों ओर दोस्तों आपको आजकल हरा कलर मिलेगा। तो शांति का कलर होता है दोस्तों हरा कलर, माइंड को क्या रखता है? कूल रखता है। देखिए श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य है लेखन कौशल का
विकास करना इंपॉर्टेंट है। श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल का विकास करना। और श्यामपट्ट के ऊपर दोस्तों, श्यामपट्ट के ऊपर झाड़न कैसे किया जाता है? झाड़न का मतलब होता है दोस्तों, जो डस्टर होता है उसको उपयोग में कैसे लेते हैं, झाड़न बोलते हैं डस्टर को। तो डस्टर है दोस्तों, ये ऊपर से नीचे की ओर काम में लिया जाता है। यानी अपन जब मिटाते हैं डस्टर के ऊपर दोस्तों, तो ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं। तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। फिर आती है दोस्तों शिक्षण विधियां, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां, इनके ऊपर अपन अब चर्चा करते हैं। शिक्षण 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 शब्द की बात करूं दोस्तों, तो शिक्षणम 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 शब्द है वो शिक धातु, शिक्षणम में शिक धातु है। कौन सी शिक धातु है दोस्तों? ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा? ल्यूट प्रत्यय है। शिक 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 जमा में अन शिक्षणम, और इससे दोस्तों नम से क्या बन गया? शिक्षणम बन गया, शिक्षणम बन गया, शिक्षणम बन गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों उद्देश्य सारणी की बात करें तो देखिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा का ज्ञान देना। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्विभाषा ज्ञानम, यानी दो भाषाओं का ज्ञान करवाना अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दो भाषाओं का ज्ञान करना, द्विभाषा ज्ञानम। जैसे दोस्तों आप संस्कृत पढ़ा रहे हो, संस्कृत जब आप पढ़ा रहे हो तो आप संस्कृत के अंदर बोलोगे पहले पूरा का पूरा जो भी गद्यांश या पद्यांश है, फिर आप क्या करोगे? उसका उच्चारण हिंदी में करोगे। क्या करोगे? हिंदी में क्या करोगे? तो वो क्या कर रहे हो? आप अनुवाद कर रहे हो। दो भाषाएं तैयार हो रही है, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं आपकी तैयार हो रही है। ये अनुवाद शिक्षण है। फिर गद्य शिक्षण, कौन सा? गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण की बात करूं दोस्तों तो ग्रहण अभिव्यक्तिश्च, ग्रहण अभिव्यक्तिश्च, यानी ग्रहण किए हुए की अभिव्यक्ति देना। क्या? ग्रहण किए हुए की अभिव्यक्ति देना गद्य शिक्षण है। क्या है? गद्य शिक्षण है। पद्य शिक्षण की बात करूं दोस्तों तो पद्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति करवाना। क्या करवाना? रसानुभूति करवाना पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। फिर नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? संस्कार या चरित्र शिक्षणम, संस्कार, बच्चों में संस्कार भरना या दोस्तों बच्चों में चरित्र का निर्माण करना नाटक शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या? नाटक शिक्षण का। आजकल दोस्तों विद्यालय के अंदर जो फिल्मी सॉन्ग है उनके ऊपर मतलब नाट्य किया जाता है, या दोस्तों फिल्मी सॉन्ग है उनके ऊपर बच्चों के ऊपर डांस करवाया जाता है। और वहीं के उसी एवज में दूसरे विद्यालय में क्या? महाभारत, रामायण, इस तरह के दोस्तों जो प्राचीन जो चरित्र आधारित जो नाट्य थे उनके ऊपर दोस्तों नाट्य करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है? बच्चों में दोस्तों चरित्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार या चरित्र शिक्षणम। फिर देखिए दोस्तों शिक्षण और शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना ही पूछा जाता है संस्कृत में। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन है। आगमन निगमन विधि है ये दोस्तों व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। बाकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अभी जितना मैं बता रहा हूं इतना आप सुनते जाइए। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो देखिए दोस्तों व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि है। आगमन निगमन विधि ऑप्शन में ना हो तो आपको आगमन विधि करना है। कौन सी करना है? आगमन विधि। ध्यान रखना दोस्तों, आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगमन निगमन विधि ऑप्शन में ना हो तो आगमन विधि कराना नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि समवाय या सहयोग विधि है। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? समवाय या सहयोग विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुवाद शिक्षण, अनुवाद शिक्षण की दोस्तों द्विभाषा या द्विभाषी विधि है। ये महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद शिक्षण की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? द्विभाषा या द्विभाषी विधि सर्वश्रेष्ठ है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो उद्बोधन या अर्थबोध विधि महत्वपूर्ण है। तो गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि आपसे पूछ ले तो उद्बोधन या अर्थबोध विधि महत्वपूर्ण है। पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि पूछ ले आपसे तो खंडान्वयन विधि है। पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो खंडान्वयन विधि है पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। अब देखिए दोस्तों विधि और उनके प्रवर्तक कौन थे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर देखिए, इधर तो आएगी शिक्षण विधि, यहाँ पर आएगा शिक्षण का नाम, यहाँ पर आएगा प्रवक्ता कौन था, प्रवक्ता कौन था। तो देखिए आगमन, आगमन विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। निगमन विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की, पाठ्य पुस्तक गद्य शिक्षण की, प्रत्यक्ष विधि गद्य शिक्षण की और व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है।
अब इनके प्रवर्तक अपन देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आगमन आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन 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 विधि का प्रवर्तक कौन था? पतंजलि था। कौन था? पतंजलि था। तो देखिए दोस्तों, आप तो महान है, आप तो महान है, आपने आगमन विधि का जन्म किया। आप तो महान है, आपने 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 आगमन 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 विधि दी। तो आप से दोस्तों, आ से आगमन, पै से पतंजलि, याद रखना, पै से पतंजलि। निगमन विधि देखिए दोस्तों, निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। किसकी? निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। और निगमन विधि का जनक पूछ ले आप तो आपसे, तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। निगमन विधि का जनक कौन है? पाणिनि है दोस्तों। पाणिनि सूत्रकार, पाणिनि सूत्रकार, पाणिनि सूत्रकार, पाणिनि सूत्रकार। त्रिमुनियों में दोस्तों पाणिनि क्या था? सूत्रकार था। और सूत्र होते क्या है? नियम ही होते हैं। क्या होते हैं? नियम ही होते हैं। तो निगमन विधि पाणिनि की देन है। किसकी? पाणिनि की देन है। प्रश्नोत्तर विधि की बात करूं दोस्तों दो चीज ध्यान रखना। एक तो आती है प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि आती है? प्रश्नावली विधि आती है दोस्तों। प्रश्नावली विधि मनोविज्ञान के अंदर यूज में ली जाने वाली एक विधि है। चेक लिस्ट बोलते हैं जिसे प्रश्नावली विधि का जनक आपसे पूछ ले तो वुडवर्थ है। प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? वुडवर्थ है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछ ले आपसे तो सुकरात है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? सुकरात है। प्रश्नोत्तर विधि देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की विधि है। इसका जनक कौन है? सुकरात है। पाठ्य पुस्तक विधि की बात करूं तो गद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों वेस्ट मोद्य गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए, पाठ्य पुस्तकों को वेस्ट मत कीजिए। ऑनलाइन स्टडी में कुछ नहीं रखा, पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए। ऑनलाइन स्टडी में कुछ नहीं रखा, पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए। सिलेक्शन पाठ्य पुस्तकें करवाएगी, यानी दोस्तों पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए। डॉक्टर वेस्ट मोदे याद रखना, गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष विधि की बात करूं दोस्तों तो गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्यक्ष विधि गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। और प्रत्यक्ष विधि दोस्तों ऐसे लगता है ना, प्रत्यक्ष विधि अपने आप बोलेगी, अपने आप क्या करेगी? वाक करेगी। अपने आप क्या करेगी? प्रत्यक्ष विधि अपने आप वाक करेगी। जो प्रत्यक्ष होता है वो दोस्तों ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ बात करेगा, जैसे हमारे साथ वाक करेगा। वकील महोदय याद रखना, वकील महोदय, वीपी वकील महोदय। प्रत्यक्ष गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि की बात करूं दोस्तों तो व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर दोस्तों व्याकरण विधि व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि है, ये उच्च स्तर के लिए है, लेकिन रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को याद इसलिए किया जाता है संस्कृत में, और ये बहुत बार पूछी भी गई है, क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेजों से संस्कृत भाषा है उसको बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। वो व्यक्ति कौन था? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर था, जिसने दोस्तों संघर्ष किया था। उसकी वजह से अपन तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा आज अध्ययन कर रहे हैं, नहीं तो संस्कृत भाषा का अपन अध्ययन नहीं कर रहे होते आज। बचाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर था। इसका बहुत बड़ा योगदान था, संस्कृत भाषा बचाने में सबसे बड़ा योगदान यदि कहें तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी का था। इसलिए दोस्तों रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी को याद किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि के जनक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। फिर देखिए दोस्तों, उपनाम क्या? उपनाम व्याकरण अनुवाद ये देखिए दोस्तों, व्याकरण अनुवाद है, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। उपनाम क्या है? भंडारकर विधि। कौन सी विधि? भंडारकर विधि। अभी देख रहे हैं दोस्तों सूत्र विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। पांडित्य विधि भी बोलते हैं। सूत्र विधि को क्या बोलते हैं? पांडित्य विधि भी बोलते हैं। सूत्र विधि को क्या बोलते हैं? पांडित्य विधि भी बोलते हैं। फिर अव्याकृत विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। किसकी? अव्याकृत दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। ये भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं दोस्तों अव्याकृत विधि को। अव्याकृत विधि को भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। फिर है उद्बोधन विधि। कौन सी? उद्बोधन विधि दोस्तों गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। किसकी? गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसको दोस्तों अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। फिर है दोस्तों प्रवचन विधि। कौन सी? प्रवचन विधि। ये दोस्तों गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। कथन विधि भी बोलते हैं। क्या? कथन विधि। फिर देखें दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। सुकराती विधि भी बोलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, सुकराती विधि भी बोलते हैं। फिर है दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि, ये नाटक शिक्षण की विधि है दोस्तों, इसको व्ययकारी या खर्चीली विधि भी बोलते हैं, रंगमंच या अभिनय विधि को। फिर देखिए दोस्तों
खंडान्वयन विधि, खंडान्वय दोस्तों पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। सामूहिक शिक्षण विधि भी बोलते हैं इसको। भाष्य विधि को दोस्तों, भाष्य विधि को व्यास विधि भी बोलते हैं। ये पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, याद रखना पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि व्यास विधि या भाष्य विधि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भाषानुवाद विधि। देखिए दोस्तों भाष्य विधि को ही व्यास विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास विधि बोलते हैं। अपन देख रहे हैं ना पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। नेक्स्ट देखिए भाषानुवाद, भाषानुवाद दोस्तों पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसको अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। आगे दोस्तों यहां से अपन करेंगे कल, क्योंकि दोस्तों पास में डीजे बज रहा है और दोस्तों कॉपीराइट आ जाएगा अपने वीडियो के ऊपर यदि इसके अंदर एक भी सॉन्ग है उसकी साउंड रिकॉर्ड हो गई तो आई होप आज की क्लास आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा दोस्तों मैं आपके लिए कल। मिलते हैं कल।